हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में मैंने आपको 15/4/2024 पिछले वर्ष जो क्वेश्चन पूछा गया था बिहार डीएलएड में, उसका मैंने मैथ और हिंदी का सॉल्यूशन दे दिया था। अब यहाँ से जीके जीएस का बच गया था, तो चलिए हम लोग यहीं से अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस का इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, निम्न में कौन खरपतवार नाशक शाकनाशी नहीं है। खरपतवार नाशक जो फसल होता है उसमें दोस्तों क्या होता है कि छोटा छोटा घास जो आ जाता है तो उनको मारने का जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, खरपतवार नाशक कहते हैं। और इनमें से कहता है कि कौन नहीं है, तो 2,4-D ये भी एक खरपतवार नाशक है, ये भी है, 4D भी है, और DCMU ये भी है, और VAM ये भी है, और लेकिन एजेंट ऑरेंज नहीं है, तो यही नहीं है। तो जो नहीं है वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, एजेंट ऑरेंज फिर है क्या दोस्तों? एजेंट ऑरेंज के मैं बारे में आपको बताता हूँ। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब अमेरिका वियतनाम का युद्ध 1962 में हुआ था, अमेरिका और वियतनाम का युद्ध 1962 में, तो अमेरिका ने वियतनाम पर यही बम का प्रयोग किया था, एजेंट ऑरेंज। इसमें क्या होता था कि वियतनाम बहुत जंगली इलाका था, तो वहाँ के जंगल को मारने के लिए जंगल को जला दिया करता था, और एक बम गिराया था एजेंट ऑरेंज, और एक और बम गिराया था, आपको याद होगा, नापाम। अगर पूछ लेता नापाम क्या है, तो नापाम के बारे में याद रखना कि नापाम जो होता था एक प्रकार का दोस्तों एसिड होता था, जो अमेरिका क्या करता था, जब वो हारने लग गया था वियतनाम से, तो वियतनाम वासी के शरीर पर ऊपर से ही गिरा देता था और उसका शरीर क्या होता था, गल जाता था। तो नापाम भी एक प्रकार का बम था। तो यही ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का क्या था, बिल्कुल राइट था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, 1 विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। अच्छा, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो लाल को नीला करता है, आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, अनीला। क्या बताया था, अनीला। चलिए, अनीला में क्या होगा, अ से अम्ल, अ से अम्ल, अम्ल क्या कर देता है, नी से नीला, नीला को लाल में बदल देगा। नीला को लाल में कौन बदलता है, अम्ल बदलता है। यहाँ क्या कर रहा है, लाल को नीला में, उल्टा नहीं पूछ रहा है। तो अम्ल बदलता है नीला को लाल में, लेकिन लाल को नीला में कौन बदल देगा, लाल को नीला में बदलता है क्षार। क्या बदलता है, क्षार बदलता है, क्षार बदलता है। और हमको पता है क्या, अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान वो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होगा। और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होगा। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो एक क्या है, अम्ल है, तो अम्ल नहीं, आंसर में मेरा क्या आया, क्षार आया है। तो क्षार 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक मान खोजिए। तो 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 7 से अधिक एकमात्र ऑप्शन हमको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, इनमें से कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। सक्रियता श्रेणी का बात किया जा रहा है, सक्रिय, इसमें से कौन सा धातु सबसे अधिक सक्रिय है। तो सबसे अधिक सक्रिय क्या हो जाएगा, तो सबसे अधिक सक्रिय दोस्तों रुबैडियम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, अगर ये रुबैडियम ऑप्शन में नहीं होता तब सबसे अधिक क्या होता, पोटेशियम हो जाता है, ये तीनों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति होती है। जो गैसीय पदार्थ होता है उसके बीच कणों का जो गति होता है दोस्तों, वो कैसा होता है, यादृच्छिक होता है। क्या होता है, यादृच्छिक कहने का मतलब होता है इसमें कोई दिशा नहीं होगा। क्या होगा, कोई दिशा का अभाव होता है गैस में, ये बात तो आपको पता होगा। ना ही कोई क्रम फॉलो करेगा और ना ही कोई निश्चित पैटर्न रहेगा, तो यही होता है यादृच्छिक। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गैसों के अणुओं के बीच क्वेश्चन पूछा जाएगा, गैसों के अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो गैस के अणुओं के बीच दोस्तों अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है। क्या होता है, अंतराण्विक स्थान ज़्यादा होता है, किसके बीच में, गैस में। तो अंतराण्विक स्थान ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा फैलता है। जो ठोस होता है दोस्तों, ठोस में अंतराण्विक स्थान कम होता है। ठोस में क्या हो जाएगा, ठोस में अंतराण्विक स्थान कम होगा, इसलिए ठोस को अगर हम यहाँ रख दिए तो ससर के यहाँ नहीं चला जाएगा। द्रव का अंतराण्विक स्थान गैस से कम होता है, इसलिए द्रव को हम यहाँ रखते हैं तो
यहाँ रखते हैं तो ये यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ अगर गिरा देंगे तो ये रगड़ के यहाँ तक आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, अंतराण्विक स्थान गैस से कम है, गैस का सबसे अधिक होता है, वो किधर जाएगा इसका कोई भी ठीक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। तो एकल झिल्ली से कौन घिरा हुआ है, तो एकल झिल्ली से जो घिरा हुआ है उसका मैं नाम लिख रहा हूँ, आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एकल झिल्ली से कौन कौन घिरा हुआ है, एकल झिल्ली से कौन कौन घिरा हुआ है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अंतः प्रद्रव जालिका, अंतः प्रद्रव जालिका, ये भी एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में गोल्जी काय, गोल्जी काय भी एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। गोल्जी काय, गोल्जी काय का खोज कौन किया था, कैमिनो गोल्जी ने दिल्ली में किया था। और लाइसोसोम भी एकल झिल्ली से घिरा होता है। और लाइसोसोम को हम लोग कोशिका के आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में रिक्तिका, ये चारों आपको याद रखना है कि ये चारों जो आपका है एकल झिल्ली युक्त कोशिका से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको इस चारों में क्या दिख रहा है, ये चारों में हमको क्या दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है, इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लाइसोसोम क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, लाइसोसोम का जो खोज हुआ था 1974 में डी डुबे ने किया था, कौन किया था, जिसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार दिया था, ये बात आपको याद रखना है। चलिए, और न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहते हैं, क्या कहते हैं, कोशिका का दिमाग कहेगा किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं। बाद बाकी क्लोरोप्लास्ट में कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट से क्या निकलती है, क्लोरोफिल निकलती है, जो पत्ती को हरा रखती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व आता है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट अगला प्रश्न, राइबोसोम किसके लिए केंद्र स्थल है। राइबोसोम किसके लिए जाना जाता है, जनरली आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोटीन का फैक्ट्री हम लोग पूछेगा किसको कहते हैं, तो राइबोसोम किसके लिए जिम्मेवार होगा, प्रोटीन के लिए होगा। तो प्रोटीन ऐसा ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, श्वसन के लिए नहीं, श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल कहते हैं। कोशिका का श्वसन स्थल पूछेगा किसको कहते हैं, तो श्वसन स्थल हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। तो श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेवार है, प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्ती, इसलिए पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। और प्रोटीन के लिए कौन सा, राइबोसोम। तो इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इनमें से कौन गैर जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट है। गैर जैव निम्नकरणीय अवशिष्ट क्या हो जाएगा, प्लास्टिक होता है, क्या होता है, प्लास्टिक होता है। ऑप्शन कागज है, गलत है, लकड़ी है, गलत है, प्लास्टिक ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, आप लोग ये बताइए, प्लास्टिक जो होता है किसका बहुलक है, आप लोग ये बताइए कमेंट में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, भोजन का पाचन मानव तंत्र के किस अंग से शुरू हो जाता है। तो भोजन का जो पाचन होता है मनुष्य के मुंह से ही शुरू हो जाता है, कहाँ से शुरू हो जाता है, मुंह से शुरू हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन खोजना है आपको, कहाँ दिख रहा है, लार की उपस्थिति के कारण मुंह में, हाँ बेस्ट ऑप्शन ये दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रास नली जो भोजन को अंत में ले जाती है, नहीं। अग्नाशय जो वसा को टूटने के लिए रस छोड़ता है, बिल्कुल नहीं। पेट जो भोजन के पाचक रसों के साथ मिलाने में मदद करता है, नहीं। सबसे बेस्ट ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट बताया कि मनुष्य में जो पाचन होता है वो मुँह से ही शुरू हो जाता है, ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, अब लेकिन भोजन का अगर कह देगा कि पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन आपका होता है छोटी आंत में, कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट अगला, अच्छा लार से एक प्रश्न बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार में कहेगा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है टाइलिन, क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट, उस समूह का चयन करें जिसमें अधिकतम समान गुण हो,
चलिए हम लोग ऑप्शन से ये बन जाएगा, एकदम आसान होगा ऑप्शन से। समान गुण वाला हमको खोजना है। एक ही प्रजाति के दो व्यक्ति, दोस्तों अगर एक ही प्रजाति का दो व्यक्ति होगा तो उसका गुण क्या होगा, बिल्कुल समान होगा। ये बतो बाल बिल्कुल सही दिख रहा है हमको। एक जीनस के दो व्यक्ति थोड़ा भिन्न हो सकता है, और तो ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। एक ही क्रम के दो व्यक्ति नहीं, एक परिवार के दो व्यक्ति, इसका भी अलग अलग क्या होगा, जीन होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन चाल का मात्रक नहीं हो सकता है। तो चाल का क्या क्या मात्रक होता है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड भी होता है, और चाल का मात्रक किलोमीटर पर घंटा भी होता है, और चाल का मात्रक सेंटीमीटर पर सेकेंड भी होता है। तो आप देखिए किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड दिया गया है, तो मीटर पर सेकेंड मैंने यहाँ बतेबे किया है चाल का मात्रक होता है, तो ये भी हो जाएगा। सेंटीमीटर पर सेकेंड ये भी हो जाएगा। सेकेंड प्रति मीटर यहाँ उल्टा दे दिया गया है, तो यही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। जड़त्व का एसआई मात्रक है। जड़त्व दोस्तों क्या होता है, ओनली भार होता है, जिसको हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। द्रव्यमान को हम लोग किसमें मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जड़त्व का नियम कहेगा किसने दिया था, तो जड़त्व का नियम कौन दिया था, तो हम सब जानते हैं कि न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था, न्यूटन ने दिया था। इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का किताब का नाम क्या था, न्यूटन का किताब का नाम था प्रिंसिपिया, और इसी प्रिंसिपिया में इन्होंने न्यूटन ने अपने लॉ को दिया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, जड़त्व क्या होता है, किसी व्यक्ति में जो अस्थिरतापन होता है वही उसका क्या होता है, जड़त्व होता है। नेक्स्ट, वायुयान के हवा में ऊपर उठने पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल क्या होगा। जब वायुयान हवा में उड़ता है तो उसके पंखा द्वारा लगाए गए बल जो होता है दोस्तों, ये उसको ऊपर उठा देता है। उत्प्लावन बल क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बढ़ जाता है। उत्प्लावन बल बढ़ जाता है, बिल्कुल यहाँ सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। उत्प्लावन बल बढ़ जाता है, उत्प्लावन बल कम हो जाता है, गलत है। उत्प्लावन बल स्थिर रहता है, गलत है। उत्प्लावन बल पहले बढ़ता है फिर घटता नहीं, केवल बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया है, जो स्वयं विधाता का दिया हुआ है इस धरती पर, वही प्राकृतिक संसाधन है। तो वन को ना ही कोई बनाता है, तो वन भी एक प्राकृतिक संसाधन है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। नदी भी प्राकृतिक संसाधन है, नगर नहीं है। और भी कुछ खोजते हैं, खनिज, खनिज भी क्या होता है, धरती के अंदर खुद से आता है, कोई इंसान थोड़ी ना रख देता है। पेट्रोल, कोयला, ये सब क्या है, खनिज ना है, ये सब कोई थोड़ी ना रख देता है। तो जो नगर हो जाएगा, नगर ये मनुष्य के द्वारा बसाया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन गैस की मात्रा कितनी होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में जो कार्बन का जो मात्रा होता है 0.003% होता है। कितना होता है, 0.003% होता है। तो यह आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अच्छा, ऑक्सीजन कहेगा कितना होता है, तो 20%। पृथ्वी पर वायुमंडल में कहेगा ऑक्सीजन कितना है, 20%। सबसे अधिक कहेगा कि कौन सा गैस होता है, तो सर्वाधिक जो होता है नाइट्रोजन होता है, सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है, 78% होता है। कितना होता है, 78% होता है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस जो होता है, बिजली चमकने पर पूछेगा कौन सा गैस निकलता है, तो नाइट्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। पेड़ पौधा में दोस्तों अगर नाइट्रोजन का कमी हो जाएगा तो उसमें प्रोटीन नहीं बनता है, ये भी बात आपको याद रखना है। प्रोटीन कम नहीं बनता है पेड़ पौधा में जब उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन जो आपका हुआ था, पहला जो आपका हुआ था, पहला आपका 1992 में ब्राज़ील के रियो डो जेनेरो में हुआ था। 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके बाद 5 साल बाद फिर हुआ, तो 1997 में हुआ। 1997 में हुआ, इसको +5 सम्मेलन कहते हैं।
ये दूसरा था, दूसरा पृथ्वी सम्मेलन था। जो तीसरा आपका हुआ था फिर 5 साल बाद 97 300 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। ये कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बायोगैस को डैश 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 नाम से जाना जाता है। बायोगैस, बायोगैस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बायोगैस को हम लोग मीथेन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन गैस कहते हैं। बायोगैस किसका मिश्रण होता है? तो मीथेन का। बायोगैस का घटक भी पूछेगा क्या होता है? तो मीथेन होता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी हमको मीथेन नहीं दिया है। ऑप्शन में देखिए ईंधन गैस गलत, इथेन, गोबर गैस, हाँ गोबर गैस बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन गोबर गैस में भी क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में भी क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अच्छा, गोबर गैस का खोज पूछेगा कौन किया था? तो CB देसाई। कौन किया था? गोबर गैस का खोज CB देसाई ने किया था। और मीथेन जो होता है दोस्तों और किस में पाया जाता है? LPG में। LPG में घर में जो सिलेंडर होता है LPG, उसमें पूछेगा कौन सा गैस भरा रहता है? तो मीथेन गैस भरा रहता है। गाय के जुआली में पूछेगा कि कौन सा गैस भरा रहता है? तो मीथेन गैस रहता है। कोयला के खदान में कहेगा कि कौन सा गैस पाया जाता है? तो कोयला का खदान में भी दोस्तों, कोयला का खदान में या दलदली वाला स्थान में भी पूछेगा कौन सा गैस पाया जाता है? तो मीथेन ही पाया जाता है। ये बात आपको याद रखना है। और मीथेन से हम लोग क्या याद रख सकते हैं? अच्छा, कोयला से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों को कौन सा रोग हो जाता है? तो कोयला के खदान में काम करने वाले मजदूरों को ब्लैक लंग्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? ब्लैक लंग्स रोग पूछेगा कहाँ होता है? तो कोयला खदान में काम करने वाले मजदूरों को होता है। अच्छा, उसी प्रकार दोस्तों एक रोग और होता है, श्वेत फुफ्फुस रोग। कौन सा रोग होता है? श्वेत फुफ्फुस रोग। और श्वेत फुफ्फुस रोग जो होता है यह सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को होता है। श्वेत फुफ्फुस, सीमेंट याद रखना है। कोयला ब्लैक कर रहा है तो कोयला क्या होता है? ब्लैक होता है। श्वेत, सीमेंट कैसा होता है? श्वेत रंग का होता है। तो इसलिए श्वेत फुफ्फुस रोग सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को होता है। ब्लैक लंग्स रोग कहाँ होता है? कोयला में। नेक्स्ट, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? जो घर में जो वायरिंग होता है, आपने देखा होगा कि तार जो लाल होता है और ब्लैक होता है। जो ब्लैक कलर का जो होता है वो जो होता है उसका क्या होता है? उदासीन होता है। तो उदासीन मतलब न्यूट्रल। तो क्या हो जाएगा? ब्लैक। ब्लैक यानी काला। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एक माइक्रो एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? एक माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? तो कितना होता है? एक माइक्रो 10⁻³ एम्पियर। कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, तेल लगा हुआ कागज होता है। तेल लगा हुआ कागज क्या होता है? पारदर्शी नहीं होता है, क्योंकि जो कागज जो होता है वो अपारदर्शी होता है। क्या होता है? अपारदर्शी होता है, जिसका आर पार नहीं देख पाते हैं। एक होता है पारदर्शी, जिसका हम लोग आर पार देख लेते हैं, पूरा कांच हो गया। ये क्या है? पारदर्शी है। घिसा हुआ कांच नहीं होगा, ठीक है, तो उसमें धुंधला दिखाई देगा। उसी प्रकार जो तेल लगा हुआ कागज होता है उसमें धुंधला धुंधला हमको दिखाई देता है। तो ये क्या हो जाएगा? तो धुंधला धुंधला अगर दिखाई देता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था कि ऑस्ट्रिया का राजकुमार का सिरोजुआ में हत्या। कहाँ ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ऑस्ट्रिया के युवराज जो राजा था वो जो कहाँ गया था? सिरोजुआ, जो सर्बिया की राजधानी है, यहाँ पर ये गया था घूमने के लिए, और यहीं पर इनकी हत्या हो जाती है, जो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण बन गया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 28 अप्रैल 1914 को हुआ था और 1918 तक चला था। कितना देश भाग लिया? 4 में से गया 3, 8 में से गया 7, टोटल 37 देश भाग लिया प्रथम विश्व युद्ध में। दूसरा कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। 1945 तक चला था। 9 में से 3 गया, 6 हो जाएगा, 5 में 4 घटा 1। टोटल कितना देश द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो 61 देश भाग लिया था। कितना लिया था? 61 देश भाग लिया था। ये बात आपको याद रखना है। और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय युद्ध का तत्कालिक कारण यही था। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध का पूछा है, मैंने दूसरा का भी बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल जो होता है यह मुंडा जाति का पर्व है, तो मुंडा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में ही जीत गया। अच्छा, मुंडा जाति का कौन नेता था? बिरसा मुंडा। कौन था? बिरसा मुंडा, जिसको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। और बिरसा मुंडा कौन सा विद्रोह किया था? उलगुलान विद्रोह। कौन सा? उलगुलान विद्रोह का संबंध पूछेगा किससे है? मुंडा विद्रोह, या इसी को कहा जाता है उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? बिरसा मुंडा किया था। ये बात आपको याद रखना है। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा किया था। और बिरसा मुंडा को हम लोग धरती आबा कहते हैं। क्या कहते हैं? धरती आबा के नाम से कहेगा। हम लोग किसको जानते हैं? तो बिरसा मुंडा को जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस प्रमुख अंग के प्रमुख हैं? संयुक्त राष्ट्र का जो महासचिव होता है वह जो होता है महासभा का प्रमुख अंग होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन थोड़ी सचिवालय का क्या हो जाएगा? सचिवालय का प्रमुख अंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? तो इसका विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना। कौन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना को हम लोग क्या कहते हैं? कायदे आजम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायदे आजम के नाम से कहेगा। हम लोग किसको जानते हैं? तो कायदे आजम के नाम से हम लोग मोहम्मद अली जिन्ना को जानते हैं। देखिए कहाँ ऑप्शन में है मोहम्मद अली जिन्ना? तो ऑप्शन नंबर 1 में है मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सावरकर, BD सावरकर, इन्होंने मित्र मेला लगाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि मित्र मेला किसने लगाया था? BD सावरकर ने लगाया था। पटेल, सरदार पटेल, रियासतों का विलय करने में सर्वप्रथम योगदान रियासतों का विलय करने में योगदान किसका था? सरदार पटेल का था, ठीक है। और इसको हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। नेहरू को चाचा नेहरू। और इसका किताब का नाम कौन कौन सा है? इसका किताब आपको याद रखना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बात आपको याद रखना है। और क्या, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब मैं कागज से बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि नेफा नगर किस लिए जाना जाता है? तो नेफा नगर जो है दोस्तों अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज़ के लिए क्या प्रसिद्ध है? नेफा नगर। ये बात आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कागज़ का खोज यहाँ पर हुआ था, तो सर्वप्रथम जो है कागज़ का नोट भी कहाँ चलाया होगा? तो कागज़ का नोट भी चीन में ही चलाया था। कागज़ का नोट भी चीन में। सर्वप्रथम एग्जाम भी कहाँ हुआ होगा? यहीं हुआ होगा, क्योंकि कागज़ यहाँ खोजा गया है। तो एग्जाम भी सर्वप्रथम चीन से ही शुरू हुआ था। और कागज़ पूछेगा किसका बना होता है? सेल्यूलोज घास का। किसका बना होता है? सेल्यूलोज के लुगदी से यह बनाया जाता है, तो इसलिए सेल्यूलोज घास आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि का घटक क्या होता है? सेक्स रेशियो। ये आपको याद रखना है। सेक्स रेशियो जो होता है जन्म और मृत्यु दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं। तो ये सब इनका घटक नहीं है, पूछ रहा है। तो जन्म दर, तो ये हाँ ये भी है, प्रवास ये भी है, मृत्यु दर भी है, लिंगानुपात इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स रेशियो कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्न में से किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है? तो तुलनात्मक मापनी, रेखीय मापनी, जो तुलनात्मक मापनी होता है उसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? वाणिज्यिक फसल का मतलब हो गया जिसको बेच करके रुपया आता है और उसको रखा नहीं जाता है, केवल उद्देश्य ही होता है उसका व्यापार करना। तो यहाँ ऑप्शन देखिए कौन कौन सा फसल है जिसका उद्देश्य ही केवल व्यापार करना होता है। तो सरसों जो हो जाएगा, हाँ ये भी है, तंबाकू भी हो जाएगा, जूट भी हो जाएगा। तो ये सभी, तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। एक प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन
तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस नदी पर चलाया गया था? तो सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध यहाँ के स्थानीय लोग ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछे कौन चलाया था? तो मेघा पाटेकर। कौन चलाया था? मेघा पाटेकर ने चलाया था नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन नदी पर? सरदार सरोवर बांध बनने के विरुद्ध चलाया गया था। ठीक है। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये बात आपको याद रखना, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, महानदी पर है कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व को चल रहे डैश 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 गंभीर खतरा है। तो पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व पार्क है, इसको किससे खतरा है? तो यहाँ पर जो होता है दोस्तों डोलोमाइट, जो मैग्नीशियम का क्या होता है? अयस्क होता है। तो इसका जो डोलोमाइट का खनन होता है यहाँ पर, इनसे खतरा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। डोलोमाइट कहेगा किसका? अयस्क है। तो यह जो अयस्क अभी मैंने आपको बताया किसका है? मैग्नीशियम का है। ठीक है। और कोयला खदान भारत में सर्वप्रथम कहाँ मिला था? तो रानीगंज में मिला था, ये बात आपको याद रखना है। कब मिला था? 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखिए अनवीकरणीय है, जिसको हम लोग एक बार यूज कर लिए फिर उसको नहीं बना सकते हैं, वो अनवीकरणीय होता है। जिसको बना लिए एक बार तो वो क्या हो जाएगा? उसको उसी रूप में प्राप्त कर लिए तो नवीकरणीय, जिसको उसी रूप में नहीं प्राप्त कर पाए तो अनवीकरणीय। यहाँ देखिए जल, आज भी पृथ्वी पर जल है, कल हो हमको मिलेगा, तो ये नवीकरणीय है, हमको अनवीकरणीय खोजना है। सौर ऊर्जा, सोलर, सूर्य से जो सूर्य भी आज भी हमको ऊर्जा देती है, कल भी देगी, तो सूर्य भी क्या हो जाएगा? ये भी आपका नवीकरणीय है, तो हमको अनवीकरणीय खोना। कोयला को एक बार जला दीजिएगा फिर से कोयला नहीं बनेगा, तो यही आपका अनवीकरणीय है। और पवन ऊर्जा पवनचक्की से प्राप्त होता है, ये बात तो आपको पता है। आज भी हवा है पृथ्वी पर, कल भी रहेगा, तो ये हमेशा उसी फॉर्म में रहेगा। तो जो जैसा था वैसा फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन कोयला को अगर एक बार यूज कीजिएगा फिर से कोयला नहीं बनेगा। कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब आपका क्या है? अनवीकरणीय है, क्योंकि इसको एक बार यूज करने पर फिर आप इसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? मतलब कृषि से संबंध नहीं है। यहाँ कुछ उद्योग दिया होगा 4 को, आपको छांटना है कि इनमें से कौन कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है। तो सूती वस्त्र, बिल्कुल सूती वस्त्र किससे प्राप्त होता है? कपास से। किससे होता है? कपास से। और कपास जो पैदावार होता है काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है। किस मिट्टी में होता है? काली मिट्टी में। इसी को रेंगुर मृदा भी हम लोग कहते हैं। काली मिट्टी को हम अगला नाम क्या देते हैं? रेंगुर मृदा देते हैं, या स्वतः जुताई वाली मृदा भी देते हैं। विदेश में इसको चरनोजम कहा जाता है। ये सारा नाम किसका है? काली मिट्टी का नाम है। और सीमेंट जो है दोस्तों, यह कृषि आधारित उद्योग नहीं है, यही बात आपको याद रखना है। तो इस पर इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सीमेंट। चीनी भी है, चीनी की किससे प्राप्त होगा? गन्ना से। गन्ना कहाँ होता है? कृषि से न होता है। जूट हम लोग किसको कहते हैं? पटसन को कहते हैं, पटुआ जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं। तो यह भी किससे प्राप्त होता है? कृषि से ही तो प्राप्त होता है। अच्छा, जूट को हम लोग सुनहरा रेशा कहते हैं, इंग्लिश में गोल्डन फाइबर पूछेगा किसको कहते हैं? गोल्डन फाइबर। तो जूट को हम लोग कहते हैं। ठीक है। जूट का पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया गया था? रिसरा में। कहाँ लगाया गया था? रिसरा में। ये बात आपको याद रखना है, कलकत्ता के रिसरा में लगाया गया था। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अभी भी मैंने जस्ट आपको बताया कि कोयला को हम एक बार यूज करते हैं तो कोयला फिर हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जिसको नहीं प्राप्त कर पाए तो वो अनवीकरणीय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। भारत के एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति का होता है। किसका होता है? भारत का राष्ट्रपति का होता है। तो कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में भारत का राष्ट्रपति क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना कि निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 51 में है। किसमें है? आर्टिकल 52 में है, सॉरी आर्टिकल 52 में है। और आर्टिकल 53 में क्या है? राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, अर्थात प्रधानमंत्री की सहायता से करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 का
ए में है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में है। अच्छा, मौलिक अधिकार टोटल कितना था? पहले कितना था? मूल मौलिक अधिकार पूछेगा, मूल रूप से कितना था? तो पहले 7 था। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में दोस्तों अभी कितना हो गया? 6 गो हो गया। एगो हट गया है। कौन हट गया है? संपत्ति का अधिकार। कौन हट गया है? संपत्ति का अधिकार हट गया है। और इस संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके किस में रख दिया गया है? तो विधि का अधिकार यानी कानूनी अधिकार अभी इसको घोषित कर दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मूल अधिकार का अगर बात किया जाए, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ था? तो 1931 के कराची अधिवेशन आपको याद रखना है, कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो होता है मंत्री परिषद का मालिक होता है, प्रधान होता है। मंत्री परिषद का क्या होगा? प्रधान होता है, मालिक होता है। तो प्रधानमंत्री क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन खोजिए, कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष नहीं, यहाँ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है प्रधानमंत्री। इस पर इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो मौलिक अधिकार किसको किसको दिया जाता है और कौन उदाहरण नहीं है, ये आपको छांटना है। बिहार के मजदूरों को पंजाब में खेतों का काम करने जाना, तो यह भी एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कोई भी आदमी कहीं जा सकता है, अपना कामकाज कर सकता है, ठीक है, वहाँ घूम सकता है, फिर सकता है, रह सकता है। तो ये मौलिक अधिकार का प्रावधान है। तो ये क्या है? बिल्कुल यहाँ कारण नहीं है, तो ये है, ठीक है। देखिए, नहीं कौन नहीं है? ईसाई मशीनों द्वारा मशीनरी स्कूलों की श्रृंखला चलना, बिल्कुल ये भी है। सरकारी नौकरी में औरत और मर्द दोनों को समान वेतन मिलना, ये भी है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यही गलत है। हमको पता है कि नहीं पूछ रहा है, तो जो गलत है वही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? जो राजनीतिक दल, समझिए आप, राजनीतिक दल क्या होता है? जो लोग, राजनीतिक दल जो होता है, जब बहुत सारे उद्देश्य के लिए बहुत सारे लोग मिल करके कोई पार्टी बनाता है, उसके थ्रू चुनाव जीत करके जनता के हित में काम करता है, वही राजनीतिक दल होता है। इसका जो मान्यता, इसको मान्यता कौन देता है? भारत का निर्वाचन आयोग भाग लेता है, और ये लोगों के हित में काम करता है। निर्वाचन में भाग लेना, हाँ, चुनाव में ये राजनीतिक दल भाग लेता है, तो ये भी काम होता है, ठीक है। तो हमको क्या पूछा? कौन नहीं है? जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना, ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं होता है, जबकि ये सब काम राजनीतिक दलों का होता है। जो नहीं होता है वही आपका आंसर हो जाएगा, क्यों नहीं ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राजनीतिक दल को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? तो लोकतंत्र का प्राण भी हम लोग राजनीतिक दल को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न। सामाजिक समस्या का अर्थ है। सामाजिक समस्या का क्या अर्थ होता है? मामलों की स्थिति, समस्या के प्रति नैतिक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या। तो सामाजिक समस्या का अर्थ क्या होता है? सामाजिक समस्या का अर्थ होता है मामलों की स्थिति। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कठिनाई है जो अपने भीतर प्रगति का अवसर लाती है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना है। क्या एक कठिनाई है जो अपने भीतर प्रगति का अवसर लाती है? तो कौन सा ऐसा कठिनाई है? समस्या है, चुनौती है, विवाद है, मुद्दा है। तो जो आपका चुनौती हो जाएगा, चुनौती इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ खाली स्थान पर क्या भराएगा? चुनौती भराएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है जिस प्रकार भोजन का संबंध भूख से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है? दोस्तों, जिस प्रकार भोजन का संबंध भूख से है, उसी प्रकार पानी का संबंध किससे है? प्यास से है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा प्रश्न जो आपका पूछा गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।